वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि पापा जी ने बता दिया कि ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, ना होते दशमेश पिता तो सुन्नत होती सबकी। ये सच्चाई है। सरबंश दानी आज तक इस धरती पर ना हुआ है, ना कभी होगा। दानी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन सरबंश दान करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। वो दशमेश पिता थे। रही बात ये खालसा राज की बात करते हैं हम, जैसे या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक बागेश्वर वाला बाबा है कोई, वो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की। नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा? नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र होगा ना। जाओ ना फिर नेपाल में, सबसे नीचे है नेपाल। कितनी गरीबी है वहां पे, कौन सा हिंदू राष्ट्र? इससे अच्छा तो खालसा राज है। खालसा राज, एक खालसाई सिक्का $19 में आता था। $19 में एक खालसाई सिक्का। आज $1 कितने रुपए में आता है? $87 में आता है $1। आप सोच कर देखो खालसाई सिक्के की कितनी वैल्यू होती थी। ये बात है खालसा राज की। खालसा राज में कोई जेल नहीं होती थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज के टाइम पर कोई जेल नहीं होती थी। अगर कोई गलत काम करता था उसको बस देश से निकाल देते थे। संयुक्त पंजाब एक देश था, खालसा राज था। संयुक्त पंजाब अलग से देश था। अगर किसी को ना पता हो, आज तक किसको पता है सिकंदर हयात खान कौन थे? कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री थे वो, संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान। किसको पता है अपने गृह मंत्री कौन होते थे? गृह मंत्री दादा छोटू राम होते थे, जिन्होंने की जो अपने नियंग सेना होती है ना, नियंग सेना को हथियारों का लाइसेंस लागू किया था 1942 एक्ट के तहत। किसी को नहीं पता इन चीजों का। अगर हम अपने खालसा राज की बात कर देंगे तो हम आतंकवादी खालिस्तानी हो जाते हैं। सीधी सी बात है ये। क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ था खालिस्तान के नाम से कि तेरे को खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं। कौन सी खालसा राज की बात करना, कौन सा खालिस्तान हो जाता है? इनको इतनी दिक्कत है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, क्या वो देश तोड़ने की बात नहीं है? हिंदू राष्ट्र अब कौन सा राष्ट्र है? प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? गृह मंत्री कौन है? हिंदू ही होंगे ना, या कोई बाहर वाले आके बैठे हुए हैं? तो क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? फिर अलग से कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? वो देश तोड़ने की बात नहीं है क्या? अगर हम खालसा राज की बात कर देंगे तो वो देश तोड़ने वाली बात हो जाएगी। जबकि जो राजभाग था हम तो उसी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कहीं आपने सुना है? कहीं लिखा हो? या तो आप पासपोर्ट वीजा के ऊपर देख लो, इंडिया या भारत लिखा होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। अगर ना पता हो आपको, आप 1947 से पहले की हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा के अंदर से जमीनों की फर्द निकलवा कर देखो, फर्दे खालसा लिखा आता है उसके ऊपर, ना कि फर्दे इंडिया या फर्दे हरियाणा लिखा आता है, फर्दे खालसा लिखा आता है। ये चीजें हम क्या भूल जाते हैं हम, क्योंकि पहले जब हमारा संयुक्त पंजाब एक था, बची बात पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर नजर इनकी 1966 से है। जब से हरियाणा और हिमाचल को अलग किया था ना पंजाब से, तब से इनकी नजर थी। ये सोच रहे पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लेंगे तो पंजाब के ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये इनकी गलत सोच है। इन्होंने क्या किया था? बुद्धिस्टों को कैसे खत्म किया था? बुद्धों को धीरे धीरे करके इन्होंने खत्म कर दिया। जो इनकी वो थी ना यूनिवर्सिटी होती थी, उस यूनिवर्सिटी की 10 दिन तक आग लगा के रखी थी। अगर कोई ये कहता हो 1983 के अंदर जो अटैक हुआ था वो सिर्फ संत जनरल सिंह खालसा के ऊपर हुआ था, नहीं हुआ था। वो आपके जो ग्रंथ थे ना उनके ऊपर अटैक था। किसी को पता? ग्रंथों को साड़ दिया गया, जला दिया गया था। जो ग्रंथ है जिनके अंदर सच्चाई लिखी हुई थी उनको खत्म कर दिया गया था। ऐसे ही करते हैं ये। पंजाब यूनिवर्सिटी पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जा हो जाएगा, धीरे धीरे पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और मनुस्मृति का सबको पता है। ये मनुस्मृति एक बार लागू होगी ना, वो तो जाति पाति का भेदभाव जो हरियाणा के अंदर चलता है वही फिर पंजाब के अंदर शुरू कर देंगे। ये एक तरफ एक दूसरी जातियों कर देंगे, एक तरफ दूसरी जाति को, जो कि जाति पाति को मिटाने के लिए ही बाबा नानक ने खालसा स्थापित किया था, खालसा सजाया था। वो जाति पाति को खत्म करने, ये उसी चीज को आपके अंदर डालना चाहते हैं। यह मनुस्मृति, मनुस्मृति को जो है लागू करना चाहते हैं। ये संविधान को धीरे धीरे खत्म करते आ रहे हैं। किसी को नहीं पता इस चीज का। संविधान को नहीं मानते ये, ना संविधान के अनुसार चलते। अगर संविधान के अनुसार चलते तो आज बंदी सिंह रिहा होते, क्योंकि उनके सभी केस खत्म हो सके। जत्थेदार भाई जगतार सिंह वाला सभी केसों से बरी हो चुके हैं। एक केस बचा था जिसके अंदर वो पिछले से पिछले महीने बरी हुए हैं। अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जत्थेदार साहब को पंजाब भेज देते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंता, जिसको कि एक बूथ चढ़ की आत्मा आ गई उसके अंदर, वो बोलता है कि जत्थेदार साहब का क्या है पंजाब के अंदर? पंजाब किसका? पंजाब जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी का है, और पंजाब का जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी है। क्यों? उनके बिना पंजाब का कोई अस्तित्व है क्या? लेकिन एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, एक दिल्ली का दलाल बैठा हुआ जो दिल्ली की गुलामी करता है। किसी को आप मुख्यमंत्री बनाते वही दिल्ली की गुलामी करता है। जब तक दिल्ली की गुलामी पंजाब की कुर्सी के ऊपर बैठ के एक मुख्यमंत्री करेगा ना, तब तक पंजाब का भला नहीं हो सकता। झूठी बात बोल देता वो पंजाब यूनिवर्सिटी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, जबकि सबको पता है चाहे वो एसजीपीसी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो, ये मनुस्मृति को धीरे धीरे लागू कर चुके हैं। अगर इसको बचाना है तो अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब मिलकर साथ
अगर आप एक साथ मिलकर लड़ोगे ना, तो किसान आंदोलन में तानाशाह को झुका दिया था, उसको माफी मांगनी पड़ेगी थी, उसकी तपस्या में कमी आ गई थी, उसकी वापिस उसी तपस्या में कमी लानी है तो हरियाणा पंजाब को एक होकर लड़ना पड़ेगा। शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट करो, शांतिपूर्वक बैठे रहो। हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं ना, दिक्कत इनको होगी जो पुलिस वाले खड़े ना, इनको दिक्कत होगी, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मोर्चा तो पहले से लगा हुआ है, मोर्चा तो 3 साल हो गए लगे हुए, अपने शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे रहो। जितना ज्यादा कट होगा उतनी ज्यादा दिक्कत इनको होगी, दिन रात इनको ड्यूटी देनी है, हमारे क्या देने, हमारे को शांतिपूर्वक बैठना ही तो है, खड़ा तो इनको रहना पड़ेगा ना, दिक्कत इनकी बढ़ेगी, ये अपने आप गेट खोल देंगे। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। लड़ना है, शांतिपूर्वक लड़ना है, मिल के लड़ना है, अलग अलग होकर नहीं, मिल के लड़ना है। पूरा चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो, मिल के लड़ता है ना, तभी आपकी जीत निश्चित है, और जीत अपनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हारेंगे, ये कितने भी है ना, जितने संघी या मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं, ये नहीं रुक पाएंगे। एक पंजाब ही ऐसा है, मुगलों का राज पूरे इंडिया पे था लेकिन पंजाब पे नहीं था, अंग्रेजों का राज पूरे इंडिया पे था लेकिन पंजाब पे नहीं हो पाया था, पंजाब पे बहुत बाद में आया था। इंदिरा गांधी ने 19 स्टेटों के ऊपर राज किया लेकिन पंजाब पे नहीं कर पाई थी। वही काम मोदी का है, मोदी 21 स्टेटों के ऊपर राज कर रहा है लेकिन पंजाब पे नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ पंजाब पर राज लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये चीजें हमारे को समझनी पड़ेगी। आज समझ जाओ, फायदे में रहोगे, जितना लेट समझोगे उतना नुकसान। जैसे झाड़ू के पीछे लगकर नुकसान हुआ ना, दीप सिद्धू बोलता था ना कि ये झाड़ू दिल्ली की आवाज बोलेगी, और आज वही हो रहा है। आज दीप सिद्धू को आप याद कर रहे होगे, जो बातें बोल कर गया था वो सारी बातें सच होती जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये हरियाणा के अंदर पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो बोलते थे बोले इन संघियों को मत आने देना, अगर ये संघी आगे ना नुकसान हो जाएगा पूरे हरियाणा का। और आज हरियाणा का नुकसान है, क्राइम में नंबर 1 है हरियाणा, सबसे ज्यादा क्राइम है हरियाणा में, दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। जातिवादी का सबसे बड़ा अगर आपको रंग रूप देखना ना, हरियाणा के अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि रहते हैं वहां पे, हर जगह पे घूमते हैं। ऐसा नुकसान कर रखा है हरियाणा का, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। वो हरियाणा नंबर 1 होता था रोजगार के मामले में, खेलों के मामले में, आज बेरोजगारी में, क्राइम में नंबर 1 है। ये सोचने वाली बात है। अगर ये संघी लोग या पंजाब के अंदर आकर राज करके, तो यही हाल पंजाब का होगा। पंजाब बचा, पंजाब बुरा दिन आदे बसता है, किसी संघी या मुसंघी के नाम से नहीं बसता है, पंजाब हमेशा बुरा दिन आदे बसता है। और जब तक अगर अपने पंजाब को बचाना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो, सभी के साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खिड़िया फुल गुलाब दा, चंडीगढ़ पंजाब दा, खिड़िया फुल गुलाब दा, पंच की राज करेगा, झूठे निशान रैन, झूठे निशान रैन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਲਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ